Hello students, this is our next video of our chapter Origin and Evolution of Life. In the previous video, we have completed our modern synthetic theory of evaluation. In that, we have studied that theory into three parts. First was genetic variation, second was natural selection, and third we have studied about isolation. Today we are going to start the mechanism of organic evolution कि किस तरीके से mechanism हुआ, कि क्या क्या processes involved थे. Basic processes है जो हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं. Basic processes कौन से हो गए? Like mutation हो गया, gene recombination, gene flow, ये सब genetic drift, ये सब बेसिक से प्रोसेस है. ये सब बेसिक मैकेनिज़्म है जो हम लोग ने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे. तो आज हम लोग इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे. आवर टॉपिक नेम इज़ फॉर टुडे इज़ मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. सो लेट्स सी. Here it is, mechanism of organic evolution. So in that, what is the basic introduction? One has to give the importance to the population while considering the mechanism of evolution. एक इंसान को इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन को कंसिडर करना पड़ता है या उसे इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है while considering the mechanism of evolution. It is the population that evolves and not its individual members. कि हम लोग अगर पॉपुलेशन की बात करें, इवोल्यूशन में हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन एंड नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक मेंबर्स or specific species or specific organism. Here we are talking about the members, we are talking about the population and not individual members. Individual's role is to pass its genetic variation to its offspring. इंडिविजुअल का रोल क्या है कि उसका रोल ये है कि वो अपना जेनेटिक वेरिएशन को पास करे to its offspring. The following are the basic processes which bring about evolution. ये सारे processes हैं जो कि basic process है which bring about evolution. Basic process कौन से हैं? Mutation, gene recombination, gene flow that is migration, genetic drift, natural selection, isolation and speciation. So now we are going to study everything in deep one by one. First है हमारे पास mutation. Mutation क्या है? These are the permanent heritable change in the genetic material of an organism. हम लोग ने ये चीज़ पहले नहीं पढ़ी थी कि अगर म्यूटेशन हो रहा है ओके, म्यूटेशन में परमानेंट हेरिटेबल चेंज हो रहा है. परमानेंट, इट्स नॉट टेम्पररी, या परमानेंट चेंज हो रहा है इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. फिर हम लोग ने पहले प्रीवियस में पढ़ा कि ये सडन चेंज हो रहा है किसी जीन में, तो वो चीज़ होगी म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन प्रोड्यूस न्यू अलील प्रोड्यूस करते हैं विच आर एडेड टू जीन पूल. जीन म्यूटेशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? न्यू अलील को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ऐड कर रही है टू जीन पूल. देन सेकेंड है जीन रिकॉम्बिनेशन. These are the variation produced due to coming together of allele. allele जब together होता है, they are coming together, तो new variation produce हो रहे हैं during sexual reproduction. Clear? These are the variations produced due to coming together of allele. alleles पास में आ रहे हैं, इस वजह से न्यू वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं. क्लियर? अलील
पास में आ रहे हैं, इस वजह से न्यू वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीन रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यू टू रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट्स, एनाफेजिक सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रॉसिंग ओवर। ये सारे टर्म्स से हम लोग क्लियर है। वन इज़ न्यू, यहाँ पे एक चीज़ आई है एनाफेजिक सेपरेशन। ये एनाफेजिक सेपरेशन क्या है? एनाफेजिक सेपरेशन में जो हमारा एनाफेज है वो ही होता है एनाफेजिक सेपरेशन भी। थर्ड स्टेज होता है जो प्रोफेज के बाद आता है एनाफेज, वहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स हो रहे हैं। तो एनाफेज के बारे में जो हम लोग ने पढ़े हैं वो ही है एनाफेजिक सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जीन रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यू टू रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट्स, एनाफेजिक सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर। देन हमारा नेक्स्ट है जीन फ्लो। जीन फ्लो में क्या हो रहा है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जीन ड्यूरिंग इंटरब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? के ट्रांसफ़र हो रहा है जीन का ड्यूरिंग इंटरब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट, जो जेनेटिकली डिफरेंट है। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर, जीन फ्लो इज़ ड्यू टू एमीमाइग्रेशन एंड इमीमाइग्रेशन। एमीमाइग्रेशन मतलब जीन के अंदर का, और इमीमाइग्रेशन मतलब विद डिफरेंट जीन इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द अलील फ्रीक्वेंसी। देन जीन फ्लो के बारे में हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। फिर थर्ड पार्ट आता है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। एनी अल्ट्रेशन इन अलील, अलील में कोई अल्ट्रेशन हो रही है अलील की फ्रीक्वेंसी में इन नेचुरल पॉपुलेशन बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। Concept of genetic drift was first given by Seymour, hence called as Seymour effect। अब लोग ने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में ऊपर पढ़े हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? अल्ट्रेशन हो रहा है। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ चेंज हो रही है। मैंने पिछले भी बताया था जब मैं जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में बता रही थी। जेनेटिक जीन जो है कुछ अलील में कोई चीज़ में डिफरेंस हो रहा है, ओके, या फिर रैंडम फ्लक्चुएशन होना इन अलील, या फिर फ्रीक्वेंसी, अलील की फ्रीक्वेंसी में रैंडम फ्लक्चुएशन हो रहा है या फिर अल्ट्रेशन हो रहा है अकरिंग इन द नेचुरल पॉपुलेशन बाय प्योर चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इसका एग्जाम्पल हम लोग ने ऊपर क्या पढ़े थे? व्हेन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इज सीवियरली रिड्यूस्ड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर्स एक्सेट्रा, दे कॉज एलिमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन या फिर अलील फ्रॉम अ पॉपुलेशन। स्मॉलर पॉपुलेशन हैव ग्रेटर चांस फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट and this will result in the change in the gene frequency. Genetic drift is also an important factor for evolutionary changes। मैंने इसलिए रिपीट किया बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जेनेटिक ड्रिफ्ट ही है। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में हमने क्या पढ़े? इट इज़ अ प्रोसेस बाय better adapted individual with useful variation and are selected by nature and leave greater and more number of progenies। एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस जिससे बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल जो कि फिटेस्ट है सर्वाइवल के लिए, वो ही आगे जाके वेरिएशन करेगा एंड दे आर सिलेक्टेड बाय नेचर एंड दे लीव ग्रेटर और मोर नंबर ऑफ प्रोजेनीज। देन है हम लोग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे, ओके। अब ये नेचुरल सिलेक्शन के थोड़े टाइप्स है जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं।
तो फर्स्ट टाइप है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, या फिर उसको बैलेंसिंग सिलेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये अपना डायग्राम भी है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, टेक्स्ट बुक में भी यही डायग्राम दिया है। तो यर वी आर गोइंग टू स्टडी कि यर मोर इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन एक्वायर्ड अ मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब मोर इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में, दे एक्वायर्ड अ मीन कैरेक्टर वैल्यू। फिर उसके बाद इट टेंड्स टू फेवर द इंटरमीडिएट फॉर्म एंड एलिमिनेट बोथ द फिनोटाइपिक एक्सट्रीम। ये क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है इंटरमीडिएट फॉर्म को और एलिमिनेट कर रहा है फिनोटाइपिक एक्सट्रीम को। इंटरमीडिएट फॉर्म क्या है कि इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट मतलब होता है सिचुएटेड बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ सिचुएट हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। तो इट टेंड्स टू फेवर द इंटरमीडिएट फॉर्म एंड एलिमिनेट बोथ द फिनोटाइपिक एक्सट्रीम। इसका एग्जाम्पल है मोर नंबर ऑफ इन्फेंट्स विथ इंटरमीडिएट वेट सर्वाइव बेटर कंपेयर टू दोज हु आर ओवर वेट और अंडर वेट। मतलब अगर एक इंडिविजुअल है या इन्फेंट है जिसका वेट इंटरमीडिएट है, मतलब बीच में है, ना ज़्यादा ओवर है ना ज़्यादा अंडर है, तो ऐसा इन्फेंट ज़्यादा टाइम सर्वाइव करेगा और वो हेल्दी रहेगा एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि ओवर वेट है या तो वो इंसान अंडर वेट है। जो ओवरवेट इन्फेंट है उसके अंदर चांसेस है ऑफ डिजीज़ेस जैसे थायराइड है, ओबेसिटी है, और अंडरवेट है तो देर आर चांस ऑफ माल न्यूट्रिशन। बट जो इंटरमीडिएट वेट है उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। देन थर्ड पॉइंट है इट रिड्यूसेस वेरिएशन कम हो जाते हैं। फोर्थ इज it does not lead to evolutionary changes but tend to maintain phenotypic stability। कोई evolutionary change नहीं करता है ये, but it tend to maintain phenotypic stability, मतलब externally phenotype में stability होनी चाहिए within population। Therefore it is described as stabilizing selection। Clear? Then genetically stabilizing selection represent a situation। अगर एक ये जेनेटिकली हम लोग बात करेंगे अगर, तो ये जो जेनेटिकली स्टेबलाइजेशन की बात कर रहा है तो इट सिलेक्शन में एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे पॉपुलेशन इज़ अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। तो ये है इसका ग्राफ। ये वाला है, ये वाला जो है ये प्रिफर कर रहे पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन को। ये सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिनट। ये वाला जो है बड़ा वाला वो किसको कर रहा है? पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन। और जो छोटा वाला है वो किसको कर रहा है? ओरिजिनल पॉपुलेशन को। एंड दिस इज़ टाइम। एंड ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये है इधर सिलेक्शन अगेंस्ट बोथ एक्सट्रीमिस्ट। एंड यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल। ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, ये टाइम। ये जो बड़ा है वो क्या है? वो हमारा पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन। और जो छोटा वाला ग्राफ जा रहा है वो है ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो ये ख़त्म हो गया हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड इज़ डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है? इन दिस टाइप मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। ये इंडिविजुअल्स में दूसरे कैरेक्टर्स जो है एक्वायर्ड वैल्यू को ज़्यादा मान देंगे और जो मीन कैरेक्टर है उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। ओके, व्हाट आर मीन कैरेक्टर्स? मीन कैरेक्टर्स क्या होते हैं?
एंड व्हाट आर एक्वायर्ड वैल्यू? एक्वायर्ड वैल्यू का मतलब तो समझ आ रहा है, वो वैल्यू जो कि एक्वायर कर रहे, न्यू वैल्यू। और जो मीन कैरेक्टर है, मीन मतलब क्या होता है? मीन मीन्स समथिंग विच इज़, जो कि हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। ओके, मीन मतलब कोई कैरेक्टर में कोई वैल्यू हो रही है। ओके, उस चीज़ को बोलेंगे हम लोग मीन, कोई चीज़ की वैल्यू, या फिर वी कैन से टू एक्सप्रेस और शो और हैव एज अ मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो या कोई एक्सप्रेस हो। एक्सप्रेस होने वाले कैरेक्टर्स यहाँ पे कम होते और जो एक्वायर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। क्लियर? देन natural selection act to eliminate one of the extremists of the phenotypic range and the favor the other. For example, systematic elimination of homozygous recessive. यहाँ पे दिख रहा है ना, नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है? एलिमिनेट कर रहा है किसको? वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द फिनोटाइपिक रेंज, एंड दूसरे को फेवर कर रहा है। जैसे कि सिस्टमैटिक एलिमिनेशन हो रहा है होमोजाइगस रिसेसिव का। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट है डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑपरेट्स फॉर मैनी जनरेशन। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है? फर्स्टली डायरेक्शनल सिलेक्शन को एक और नाम होता है, वो है पॉजिटिव सिलेक्शन। ओके, इट इज़ अ मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन in which an extreme phenotype is favored over other phenotypes, causing the allele frequency to shift over time in a direction of that phenotype. ये हो गया हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन operates for many generation. It result in an evolutionary trend, एक evolutionary trend को result कर रहा है within a population and shifting a peak in one direction, और ये peak को shift कर रहा है। ओके, फोर्थ इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, DDT रेजिस्टेंस मॉस्क्यूटो। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? DDT मॉस्क्यूटो मैंने बताया था। DDT मीन्स डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यह है हमारा DDT रेजिस्टेंस मॉस्क्यूटो। DDT क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये जो DDT रेजिस्टेंस मॉस्क्यूटो जो बने थे उसके बारे में हम लोग ने पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो ये मॉस्क्यूटो अपने आप में ये DDT रेजिस्टेंस को इवॉल्व किए, क्योंकि वो लोगों की जो पॉपुलेशन था वो मर रहा था, तो वो लोग DDT रेजिस्टेंस बनाए ताकि वो लोग सरवाइव कर सके। एंड व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या होता है? द प्रेविलेंस ऑफ डार्क कलर्ड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। मतलब जो हम लोग ने मॉट के बारे में पढ़े थे, जैसे वाइट मॉट और ब्लैक मॉट के बारे में, वही है एग्जाम्पल ऑफ DDT, सॉरी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। देन थर्ड इज़ डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यर मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल acquire peripheral characters value at both ends of the distribution curve, मतलब दोनों पे उनका वैल्यू होता है। ओके, दे एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेचर सिलेक्ट एक्सट्रीम फिनोटाइप्स एंड एलिमिनेट इंटरमीडिएट। जो एक्सट्रीमली फिनोटाइप्स है उनको सिलेक्ट करते और एलिमिनेट कर रहे हैं इंटरमीडिएट वालों को। हेंस 2 peaks आर फॉर्म्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेट। 2 पीक फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइप। दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन इज़ रेयर, इट इज़ वेरी रेयर। ओके,
this type of selection is rare. Okay, then it ensures the effect on the entire gene pool of the population. पूरे gene pool पे वो effect कर रहे हैं, considering all mating types and systems. अब इसका example देखते हैं. It was observed in the different beak size of American seed cracker finches. Finches क्या है? Finches is a bird. The birds have different size of beak and they feed on seeds. उनके अंदर different size of beak थे and they feed on seeds. The available seeds were of two kinds. एक है small and large sized seeds. Large big seeds sized bee birds. Large big sized birds feed on large seeds, while small big sized birds feed on small seeds, and their number was increased. Large big जिसकी थी वो लोग लार्ज सीड को फीड कर रहे हैं, और जिसकी स्मॉल बीक है दे आर फीडिंग ऑन स्मॉल साइज़, एंड ऐसे ही करते करते उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ. जो इंटरमीडिएट बीक साइज बर्ड्स थे आर अनएबल टू फीड. अब उनकी बीक इंटरमीडिएट है, अब वो लोग फीड ही नहीं कर पा रहे ऑन आइदर टाइप्स ऑफ सीड्स, so their population were decreased gradually and then eliminated by natural selection. तो ये था हमारे तीनों टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. फर्स्ट था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेकेंड वाज डायरेक्शनल सिलेक्शन, एंड द थर्ड वाज डिसरप्टिव natural selection. This question is very important. It have been asked in papers too. With diagram it is important. Then एक new principle आया था. Okay, this is a new topic, that is Hardy-Weinberg's principle. Okay, so now what we have to study in this principle is, it is known as Hardy-Weinberg's equilibrium law. Okay, the law states that at equilibrium point both the gene, allele frequency and genotypic frequency, gene frequency and genotypic frequency remain constant. Okay, जीन फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हो, जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी, ये लोग कांस्टेंट रहते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. It occurs only in the diploid, sexually reproducing large free interbreeding population. किस में हो रहा है? In the diploid, sexually reproducing large free interbreeding population in which mating is random and no selection or other factors are present for exchanging the allele, that is allele frequency. इसका एग्जाम्पल है a single locus. एक सिंगल लोकस है, इट हैज़ टू अलील्स, एक कैपिटल ए और एक है स्मॉल ए. द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अलील आर पी एंड Q respectively. The allele frequency for any locus is always 1. ये चीज़ तो पता है हम लोग को कि जो allele frequency होती है कोई भी locus का वो एक ही होती है, that is P plus Q equals to 1. The genotypic frequency of both the allele are represented as P plus Q the whole square equals to 1. Okay, this is, remember, allele frequency for one locus is always 1, that is P plus Q equals to 1, and the genotypic frequency of both the allele are represented by P plus Q the whole square equals to 1. The binomial expansion of this is P square plus 2PQ plus Q square.
क्या है चीज़ का फॉर्मूला है, दैट इज़ ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 1। अब अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, दैट इज़ ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर and small a equals to q square, and for this 2a equals to 2pq. Okay, hence p square 2pq plus q square equals to 1, and it is a binomial expansion of p plus q the whole square. This can be explained by a Punnett square as follows. यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हाइब्रिड ए और स्मॉल ए, यहाँ पे भी हम लोग हाइब्रिड लिख रहे हैं ए और स्मॉल ए। लाइक अलील फ्रीक्वेंसी द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी टुगेदर आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग इनका मेटिंग कर रहे हैं, तो ये बन रहा है हमारा पी स्क्वायर ए कैपिटल, दोनों डोमिनेंट। ये हमारा रिसेसिव 1 हाइब्रिड 1 पी क्यू आ रहा है, ये भी रिसेसिव 1 हाइब्रिड 1 पी क्यू, and this is the recessive that is AA, और ये अकेला Q स्क्वायर है। क्लियर, ये था हमारा पनिट बॉक्स का। देन नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट दिस आर द फ्यू फैक्टर्स सच एज जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, genetic drift, mutation, random mating, etc., which affect or change the Hardy-Weinberg equilibrium. ये इक्वेशन, ये सब जो हम लोग फैक्टर्स पढ़े थे, न्यू सब डेफिनेशंस पढ़े थे, ये लोग क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं या फिर इफ़ेक्ट करते हैं हार्डी-वेंगर इक्विलिब्रियम को। इफ़ दिस फैक्टर्स डू नॉट अकर इन द पॉपुलेशन, अगर ये फैक्टर नहीं हुए पॉपुलेशन में, देन पॉपुलेशन इज़ जेनेटिकली स्टेबल और नॉन इन्वॉल्विंग पॉपुलेशन, या फिर वो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं होगा। इफ़ दिस फैक्टर्स डू नॉट अकर इन द पॉपुलेशन, देन पॉपुलेशन इज़ जेनेटिकली स्टेबल and non-evolving population. Non-evolving means there are no changes, no evolution. Then the last is adaptive radiation. यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डार्विन विंचेस। इसके बारे में हम लोग ने पहले एग्जाम्पल पढ़ चुके। डार्विन विंचेस इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड। देन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन विच रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज़, जो ओरिजिनल स्पीशीज़ है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टू मैनी डिफरेंट वराइटीज़ इज़ कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन. Darwin Winches is one of the best example of adaptive radiation. During his visit to Galapagos Island, we have studied that Darwin have visited to this island for many years. This Charles Darwin also noticed a variety of small birds. Charles Darwin noticed a variety of small birds and these birds are called Darwin's winches. मतलब उसने जो जो birds का इन्वेंशन किया था या इन्वेंट किया था, उस बर्ड्स के बारे में बताया था, वो सारे बर्ड्स को डार्विन के नाम से रखा गया एंड दे आर टुगेदर कॉल्ड एज डार्विन विंचेस. The process of evolution which result in transformation of original species to many different varieties is called adaptive radiation. And Darwin Winches went to an island, that is Galapagos Island, and Charles Darwin noticed a variety of small birds, and these birds are called Darwin Winches. Darwin concluded that the American mainland species of bird was the original one from which they migrated. जो अमेरिकन के मेन लैंड से वो बर्ड आई थी, वो माइग्रेट होते हुए आई थी टू द डिफरेंट आइलैंड ऑफ गैलापागोस. अब ये बर्ड्स ने अडेप्टेशन किया, उनमें इवोल्यूशन आया टू द डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ दिस आइलैंड. दिस आइलैंड के बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस थे, तो इस कंडीशंस के वजह से उन बर्ड्स में इवोल्यूशन आया. फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर
Many other forms with altered beaks evolved into insectivorous features. मतलब ये लोग सीड ईटिंग थे, ये लोग ने हमारे अपने अंदर इवोल्यूशन लाके दे वेंट टू इंसेक्टिवोरस, लाइक they are feeding now on insectivorous insect also. So the animal, the bird which feeds on insect, they are called as insectivorous features. Another example of adaptive radiation is Australian marsupial. In Australia, there are many marsupial mammals who evolved from common ancestors. So these are the examples of adaptive radiation. They adapted radiation due to the environmental conditions, that they were the seed eating feature. उनका original feature था they feed on seeds, but due to the environmental condition they adapted a feature that is insectivorous. They started eating insect. So here we have completed adaptive radiation. In the next video we will continue the further topics. Thank you, students.